हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं मिस सलोनी कंत, नाउ हु गॉट ऑल इंडिया रैंक 2 एट सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल इन जून 2023। एंड सलोनी के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दैट शी इज़ ऑल्सो ऑल इंडिया CSET टॉपर in July 2022 where she scored 189 marks out of 200. So आज हम सलोनी से समझेंगे CS एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का पॉइंट होता है। हर एक बच्चे का जो ड्रीम है CS बनने में, उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो CS एग्जीक्यूटिव होता है, बिकॉज पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है एंड वॉल्यूम ऑफ पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े पोर्शन को कैसे हैंडल किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग सुनेंगे डायरेक्ट ऑल इंडिया सेकेंड रैंक होल्डर से। तो सलोनी आज आपके साथ साझा करेगी अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी, टेक्निक, वो हर एक चीज़ जो बच्चे के मन में होता है। सो थैंक यू सो मच सलोनी फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इट्स सो गुड टू सी यू अगेन and it's a remarkable remarkable, no doubt on that thing. Thank you so much sir for inviting me here and सब आपके ही blessings है। नहीं, आपकी मेहनत है। एंड आई टेल यू बच्चों, मैं आपको बताऊं, कल जब बच्चे का रिजल्ट आया, 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, टेल यू, एंड आई वॉज इन अ लेक्चर एट दैट टाइम एंड आई वॉज ट्राइंग टू रीच हर एंड उसका इंटरनेट ही नहीं चला था। एंड जब उसने रैंक देखा, मैंने पहले देख लिया यार, तो मैंने इसको फ़ोन किया और फिर जो इसका फ़ोन पे जो खुशी के मारे जो आंसू आए ना सलोनी में, आई टेल यू, मैं खुद फ़ोन पे रो दिया। मतलब इट्स सच अ लवली मोमेंट, इट्स सच अ लवली फीलिंग। मतलब ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने वो जिया है। आई बीइंग अ ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट, सो आई नो ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स होते हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं बेसिकली। एंड आई रियली विश कि ये कंटिन्यूटी में रहे और CS प्रोफेशनल में अपने को AIR 1 चाहिए। क्लियर? डेफिनेटली सर। डन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अच्छा सलोनी, आज हम लोग ना बेसिकली एग्जीक्यूटिव बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो आपने काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था विद रिस्पेक्ट टू CSET कि बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट आई बिलीव एग्जीक्यूटिव एंड ET में कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है, ज़मीन आसमान से बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन, एवरीथिंग। सो आज मैं आपसे चाहता हूँ ना कि आप बच्चों को ये बताएं, एंड नॉट ओनली प्रोविंग स्टूडेंट, ऑल ओवर इंडिया के जितने CS बच्चे कर रहे हैं, कि उनको क्या करना चाहिए, वो क्या यूनिक चीज़ आपने किया जो वो बच्चे मिस कर रहे हैं। बिकॉज आई टेल यू, जिस अटेम्प्ट में आप पास हुए हो ना, उसमें एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आया है एज पर द ICSI नोटिफिकेशन, इट्स अराउंड 5% एंड ग्रुप 2 इज ओनली 13%। बोथ मॉडल को तो डिक्लेयर ही नहीं करता इंस्टीट्यूट, बिकॉज इट इज ऑलवेज लेस देन 10%। एंड इफ one group is 5 and the second group is 13, which means that the combined is not going to be more than 5%. Definitely. So at such a less passing scenario, you still managed to not only clear but also got all India second rank, which is truly commendable. तो सलोनी, मेरे को एक चीज़ बताओ, बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब what should be the strategy of a student who is preparing for CS executive level, appearing for the first time? And I believe CSET में तो क्या होता है, MCQ होता है, बट यहाँ पे बच्चे को पहली बार पेपर लिखना है, तो प्रोफेशनल आंसर राइटिंग टेक्निक इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट देन MCQ सॉल्विंग। तो बच्चे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ईच सब्जेक्ट? आई वुड लाइक टू नो. So starting from the first group itself, Okay. as for the first subject is jurisprudence, Correct. JIGL. So for that paper आपको पूरा मॉड्यूल देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। उसका मॉड्यूल है भी कुछ लाइक ऐसे बोलने में ज़्यादा लग रहा है, 400 to 500 पेजेस, पूरा मॉड्यूल देखना है, किधर से कुछ भी पूछ लेते हैं। मतलब मॉड्यूल एक बार तो देखना ही पड़ेगा, एक बार तो मिनिमम देखना है। बट क्लासेस में तो मैंने सुना बहुत सारे, मतलब दो एट प्रोविंग्स तो हम लोग बच्चे को मॉडल तो दिखाई देते हैं, क्या रेलेवेंट है सब बता देते हैं, बट मैंने देखा है लॉट ऑफ कंपटीशन में तो वो लोग बोलते हैं मॉडल देखने का ही नहीं, मतलब एकदम हमारे हैंड रिटन नोट्स ले लो बस, इतना ही काफ़ी। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ हैंड रिटन इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू सी द मॉड्यूल? फॉर लर्निंग यू कैन रेफर टू हैंड रिटन, बट यू हैव टू गो थ्रू द मॉड्यूल, क्योंकि ऐसे ये बार क्वेश्चंस पूछे थे इतने इररिलेवेंट होते हैं ना कि हम खुद नोट्स बनाते हैं तो वी विल स्किप दैट, इट वाज सो इररिलेवेंट एंड सो सिंपल, बट व्हेन दैट सेम क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम वी आर लाइक
इसमें क्या लिखेंगे, 5 मार्क के लिए कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, मतलब इतना इतना छोटे से पॉइंट को भी 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। डेफिनेटली, 1-2 लाइन का आंसर वो लोग 5 मार्क के लिए पूछ लेंगे। तो योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, Superb, प्रिसाइसली। it has to be superb and you have to cover everything in the whole module. सो एक मॉड्यूल रीडिंग एटलीस्ट एक ग्लांस तो पता होना ही चाहिए Definitely, फॉर definitely. GIGL सब्जेक्ट। Yes, that is. Guys, I believe the strategy is very simple. You have to refer the module. If you are not able to read the entire module, at least एक glance तो होना ही चाहिए. You should know कि भाई ये topic कहाँ दिया हुआ है. अच्छा, the second subject is your my favorite subject, I tell you, which I teach at executive level. This company law. उसके लिए क्या strategy होनी चाहिए? कंपनी लॉ के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि हमारे पास 1000 पेज का मॉड्यूल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरा मॉड्यूल गो थ्रू कर सकें। Very true. सो इट इज़ बेस्ट कि हम कहीं से एग्जॉस्टिव नोट्स ले लें, जैसे मैंने आपके नोट्स लिए थे कंपनी लॉ के लिए। Okay. एंड आई रेफर टू सेवरल अदर, बहुत सारे प्रोफेसर्स के। बराबर। मैंने सबके नोट्स कंबाइन करके मुझे जो बेस्ट लगता था मैंने उसमें से किया। कुछ मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। Okay. केस स्टडीज़ के लिए भी मैंने बहुत सारा मटेरियल रेफर किया था। Okay. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझे कि सब मटेरियल में सब नहीं करना है, सिलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या यूज़फुल है। सबका सब करेंगे तो ये अटेम्प्ट क्या, ये जन्म भी कम पड़ेगा। वेरी ट्रू, मतलब 1000 पेज का मॉडल पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उसको Exactly. रिटेन करना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। करेक्ट। तो मतलब एक एग्जॉस्टिव नोट्स, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड अप्रोच किया जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सो दैट कि वी कैन एंड स्टूडेंट्स, आई टेल यू, प्रोविंग्स में हमारा कंपनी का जो नोट्स है एंड सेबी का, मतलब दो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट हाँ मेहनत तो बहुत की उस नोट्स को बनाने में। हर एक टॉपिक के नीचे आई टेल यू, आपको ना हर टॉपिक जहाँ कोई डिफिकल्टी उसके नीचे स्पेस है वहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। दैट विल हेल्प अस, बिकॉज मैंने ना ऐसे ही पढ़ाई किया था, बिकॉज मैंने तो कहीं क्लासेस किया नहीं था, बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना कभी रिसोर्स ही नहीं था। तो मैंने पढ़ाई ऐसे की थी कि भाई अपने को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, न कि rote learning करनी है। and I think that's helped me a lot, and that is I'm trying to give to my student, and that is something that can be helpful for everyone. Yes, it was very helpful for very helpful because I tell you, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं रेडियो मिर्ची में था, जब मैं डेलॉयट में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, आपको ना वहाँ पे कुछ भी सिचुएशन आएगी, एंड दैट इज वेयर योर रोल एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ लीगल ऑफिसर कम्स इनटू पिक्चर, दैट यू शुड एबल टू रिलेट वन सिचुएशन विद अदर सिचुएशन. So if a holding company is infusing fund in the company, then which are the sections applicable, what are the compliances, and that can never be achieved by rote learning. Definitely. वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा. सो कंपनी लॉ, अच्छा आपने कंपनी लॉ के लिए मॉडल देखा था? कंपनी लॉ के लिए मैंने मॉडल के जो पीछे चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, तो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन अपने को देखने जरूरी है, एडवाइजेबल होता है. अगर देख लिए तो बेटर है. एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई हमने चैप्टर प्रिपेयर किया है तो उसके संग हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. एंड कुछ नए टॉपिक्स होते ही हैं हर बार. ओके. तो वो अच्छा पड़ता है देख लेते हैं तो, बट इट इज एडवाइजेबल, नॉट मैंडेटरी. ओके. थर्ड सब्जेक्ट इज योर सेटिंग अप अ बिजनेस, एंड वो तो आई थिंक थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है, कंपनी से काफी रिलेट हो जाता है, बट उसके लिए आपका क्या इनपुट है बेसिकली? मैंने इनिशियली वही सोचा था कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है क्योंकि वो देखने में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इट लुक्स इजी. हाँ मेरे को बहुत इजी लगता है एक्चुअली, ऑनेस्टली. बट मैंने बहुत इजी करके उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, एंड एंड में मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगा था. मतलब ये गलती नहीं करने का है. हाँ, अंडर एस्टिमेट कोई सब्जेक्ट को नहीं करना है. बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट अपने को पलटी मारेगा यू नेवर नो बेसिकली. सी दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, एंड जो ब्यूटी ऑफ अ प्रोफेशनल एग्जाम लाइक CS होता है, इट्स ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. आप कभी भी ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. आई टेल यू, हम लोग प्रोविंग्स में एट वी गिव ABC एनालिसिस ऑफ एंटायर सब्जेक्ट, and now we have started a new initiative called Manthan series, which का announcement is going to come in a week's time, जिसमें हम लोग ना पूरे सब्जेक्ट के अलावा पूरे चैप्टर की एनालिसिस कर रहे हैं कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट ऑफ डूइंग सो मच एफर्ट, उसमें यहाँ तक हमने एनालिसिस कर लिया कि भाई इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं, वो अपने ICSI मॉडल में कहा दिया और इनसे अपने प्रोविंस के नोट्स में कहा दिया है. बट डिस्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी एफर्ट ना,
आई स्टिल बिलीव कि आप किसी भी चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज कंप्लीटली छोड़, कोई चैप्टर क्या, कोई टॉपिक को कोई भी नहीं टॉपिक छोड़ आप सकते, आप बिना कुछ भी ग्लांस नहीं किए छोड़ तो आप सकते। जा ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अभी टैक्सेशन बताओ। ये समथिंग विच इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। हाउ यू हैव हैंडल द टैक्सेशन सब्जेक्ट? आईडीटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो जनरली Correct. सबको इजी लगता है। ओके, उसमें छोटा है थोड़ा सा। हाँ, और थोड़ा ओके, इजी भी है कंसेप्ट Okay. वाइज भी, एंड उसमें कस्टम्स भी है, करेक्ट। बट वो जनरली सबसे कवर हो जाता है, पीपल फाइंड Okay. इट इजी। तो उसके लिए भी मैंने नोट्स ही रेफर की थी, सिर्फ उतना ही किया था उसके Okay. लिए। एंड फिर डायरेक्ट टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट था। वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। 5 heads ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन, हाँ। सो मेनी थिंग्स। करेक्ट। तो उसके लिए भी मैंने नोट्स ही रेफर की थी, लेकिन Okay. फिर मैंने एंड में देख लिया था, मैराथन देखे थे मैंने एंड में ओके, कि मेरा कौन सा टॉपिक मिस हुआ है। तो कुछ जो मैंने नोट्स रेफर की थी उसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे, ओके, जैसे कि मैथ हो गया, एएमटी हो गया, तो वो सब नहीं कवर किया हुआ था। तो Okay. उसके लिए फिर मैंने यहाँ वहाँ से थोड़ा इधर का नोट्स सब मैंने जमा करके वापस तो खुद से मैट notes बनाए। एएमटी भी आते हैं क्या एग्जीक्यूटिव लेवल पे? मतलब हाँ, जनरली बहुत मैट questions आते एएमटी प्रीवियसली आई रिमेंबर it is being asked more in the professional, but now a MAT AMT all these मेरा things will. क्वेश्चंस की कितना क्रेडिट आता है, क्रेडिट आएगा नहीं आएगा, बहुत Oh. क्वेश्चंस आते हैं उस पे। क्या बात है बच्चों, समझा आपने? अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो ये इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल होती है उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए होते हैं, दैट टू इन द टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो क्या टैक्सेशन सब्जेक्ट के मॉड्यूल देखने की जरूरत है अपने को? सो टैक्सेशन का जो अपना कंटेंट है मॉड्यूल का, आई Okay. फाउंड इट थोड़ा डिफिकल्ट, ओके, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस ओके, बिकॉज इट वाज इन अ वेरी हाई लैंग्वेज। वो डायरेक्टली लिख देते हैं आई बिलीव। हाँ, बट थोड़ा मुझे नहीं जमा। बराबर, बराबर। बट देन बट जो चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज आफ्टर एवरी चैप्टर थ्रू आउट द मॉड्यूल, अच्छा। डायरेक्ट टैक्स बोथ। चैप्टर के बीच में भी होते हैं, चैप्टर के लास्ट में भी नहीं, होते चैप्टर हैं? के लास्ट में ही होते हैं। ओके, ओके, चैप्टर के लास्ट में। हाँ, तो 10-15 जितने एमसीक्यूज होते हैं, एंड ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, बट द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, एंड स्पेशली दोस्त फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, बराबर है। वो तो बेस्ट है, वो तो करना ही तो चाहिए। करना ही है अपने को, वो छोड़ना ही नहीं है। डेफिनेटली नहीं छोड़ना। बच्चों, समझा आपने? एंड आई टेल यू, अभी जो न्यू पोर्शन है, जो नया पोर्शन इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका पहला एग्जाम होगा इन दिसंबर 2023, उसमें तो हर सब्जेक्ट में इन्होंने एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू 20-80 का रेशो है। सीए वालों जैसा। हाँ, मतलब एक्सेप्ट फॉर पेपर 4 विच इज इन द न्यू पोर्शन, दैट इज अकाउंट, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है। अदरवाइज इन ऑल सब्जेक्ट यू हैव अ 20-80 का रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी प्लेस बेसिकली। Any सो place. आपको एक बार तो ग्लांस करना ही है। डेफिनेटली करेक्ट। अच्छा, नाउ इन योर पोर्शन पेपर 5 दैट वाज अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, CA. सो व्हाट वाज योर अप्रोच इन दैट पार्ट? सो माय अप्रोच इन दैट पार्ट वाज दैट जब भी क्लासरूम में सिखाते थे, तो Correct. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ होता है ना कि कुछ इजी होता है, कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। Correct. तो जो नया होता है, अलग एडजस्टमेंट्स है, कुछ डिफरेंट है, उसको सबको मैं पहले पेन से मार्क कर देती थी कि ये कुछ अलग है। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड रिवाइज, आई यूज्ड टू रिवाइज ओनली दोस क्वेश्चंस। मतलब उसको हाईलाइट कर लो। बच्चों, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जहाँ पे कुछ नए एडजस्टमेंट्स हों उसको हाईलाइट कर लो आप, क्योंकि बाय द टाइम व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट थिंग, आप उस हाईलाइटेड पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। वेरी वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। करेक्ट। अच्छा, उसके लिए मॉडल की जरूरत कुछ? डेफिनेटली ऑल प्रैक्टिकल पेपर्स में एटलीस्ट टैक्स को छोड़ के सीएमए, एफएसएमए मॉड्यूल इज मैंडेटरी। मॉड्यूल के बिना आप जा ही नहीं सकते। बट मैंने तो सुना काफ़ी ऐसे, मतलब क्लासेस में बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, मॉडल देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मतलब? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 25% आता है, 75% ऑफ द पेपर इज थियोरी। थियोरी इज स्ट्रेट फ्रॉम द मॉड्यूल। क्या बात कर रहे हो? वर्ड टू वर्ड आता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आई टेल यू एट प्रोविंस हम लोग डेडिकेटेड थ्योरी का लेक्चर रखते हैं, बट मेजॉरिटी क्लासेस ऑल ओवर इंडिया, नॉट इन बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ाते ही नहीं है। सिर्फ मार्किंग दे देंगे, बोलेंगे ये पढ़ लो, या हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया वो सफिशिएंट, मतलब, लेकिन ये अपने को नहीं चलेगा, अपने को करना ही है, एक बार तो देखना ही पड़ेगा। 75% is theory, so that is something very nice. अच्छा, then comes the securities law. Again, very important subject and one of the favorite subject which I teach is that second module is securities law. उसमें क्या approach था आपका? सर वो तो आपके पास से ही सीखा था पूरा। बराबर है, बराबर। आपके ही नोट्स रेफर किए थे एसएससीएम के लिए। एंड देन आपने एलओडीआर एक बोला था मॉड्यूल से करने के लिए। हाँ, वो बहुत अच्छा दिया मॉड्यूल में। हाँ, तो वो पूरा मैंने मॉड्यूल से ही किया था।
तो आपके नोट्स ही एग्जॉस्टिव थे, तो और Correct. कुछ मैंने रेफर नहीं किया था ऐसा। उसके लिए मॉडल देखने की जरूरत भी नहीं है। मॉडल की तो भी पास चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस सेल्फ टेस्ट एडवाइजर क्वेश्चन सेबी में तो मैं बच्चों को ऐसे सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि पूरा मॉडल नोट्स में कवर किया है। इनफैक्ट हम लोग तो सेबी में जब मैं टेक ओवर पढ़ाता हूँ ना, मतलब मेरे को कई बार लगता है कि यार टेक ओवर में थोड़ा कम पढ़ाऊँ मैं, इतना ज़्यादा मैं तो एक्चुअल ना जो मैंने खुद आई गेट पटनी की डील की है मैं वो खुद दिखा दूँ, जो मैं डेलॉयट में डील्स वो की भी है। बनाया था इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडिंग का वो पूरा पीआईटी का वो बनाया था, फिर ट्रेडिंग प्लान बनाया था। हाँ। हाँ मतलब उतना डिटेल तो कभी पूछ ही नहीं सकता इंस्टीट्यूट, मतलब वी रीच टू दैट लेवल बिकॉज क्या है ना वो मेरे ना वैसे ब्लड में घुस गया है। इतना मैंने डेलॉयट में अमरचंद में कर लिया है ना कि जब वो मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, पीआईटी हुआ, टेक ओवर, बायबैक, तो मेरा वो प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर आने लगता है। कई बार जब मेरे को रुकना पड़ता है कि रुक जा अभिषेक एग्जाम में इतना नहीं आएगा, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आई बिलीव, बिकॉज फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी ना सिक्योरिटीज लॉ एंड कंपनी लॉ इज द कोर। उस पर जितना बच्चे का हाथ ग्रिप होगा ना उतना ही बच्चे के लिए आगे काम आने वाला है। So, and I tell you, it was our privilege and it is an honor for all of us, the entire team Provings, that Saloni has joined us. She has joined us for second module and hopefully she is joining us for professional also. Clear? And अच्छा अभी उसके बाद आता है EBCL. So यार EBCL में ना मैंने सुना है कि सब्जेक्ट ना बड़ा ड्राई है बेसिकली। ये बच्चों के ना ये जो दिमाग में होता है कि यार ये ड्राई सब्जेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या ये सब सोचने की जरूरत होती है क्या? ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। इफ यू थिंक दैट दिस इज इजी, दिस इज डिफिकल्ट, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, सब पढ़ना है सब। एंड मैं तो बोलती हूँ ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि 2 ग्रुप है, 8 पेपर है, ऐसे ये ही बहुत सोचना अच्छी है। है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड यू हैव टू स्टडी एवरी पेपर उतने ही प्यार से, उतने ही दिल से, वेदर यू लाइक इट, व्हाई डू यू वांट टू थिंक कि पसंद है नहीं पसंद है, सब सेम है अपने लिए, अपने सब को 100 मार्क लाने वाला है अपने को डिग्री में पसंद आना, इंटरेस्ट होना चाहिए बस। बच्चों अपने को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, फैकल्टी में भी इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, मैं तो बोलता हूँ अपने को सिर्फ अपनी डिग्री में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपने नाम के आगे CS लिखवाना है, वो प्रीफिक्स चाहिए, बस उसमें इंटरेस्ट रखो, बाकी सब इमटेरियल है। क्लियर? Okay, and then comes the FM and strategic management subject. What was your approach? अच्छा उसमें लोग strategy management को जनरली हमेशा taken for granted लगते हैं, मतलब मेरे को तो लगता है वो ज़्यादा स्कोरिंग है बेसिकली, मतलब SM जो पार्ट है that is more scoring I feel, but how was your approach in that subject? So for FSM जो मैंने CMA में फॉलो किया था वही सेम अप्रोच मैंने मॉड्यूल देखा था, मॉड्यूल देखा था, क्योंकि FSM का I feel the paper was more difficult from what we had generally everybody had expected. Correct. And तो उसके लिए पूरा मॉड्यूल था, मॉड्यूल ही पढ़ा था मैंने FSM के लिए पूरा मॉड्यूल मैंने 3-4 बार गो थ्रू किया था। इतना हाँ, सो वहाँ पे वापस वही आ जाता ना, प्रायोरिटाइजिंग आ जाता है। द फर्स्ट टाइम यू रीड द होल थिंग, देन यू हाईलाइट इट विद अ पेन, देन यू हाईलाइट इट विद अ हाइलाइटर, एंड जब आप लास्ट में पढ़ते यू रीड ओनली द हाइलाइटेड पार्ट्स। कार्य बच्चों ये भी समझने का, ऐसे वैसे बस पढ़ने के लिए मत पढ़ते रहना है, एक रीड करो, उसमें आइडेंटिफाई करो, फिल्टर कर लो बेसिकली कि भाई इसमें क्या काम का, उसको हाईलाइट करो, एंड देन व्हाइल यू आर रीडिंग द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, रीड ओनली द हाईलाइटेड पार्ट। अच्छा मेरे को ना आपने ऑल 8 पेपर्स दे दिया, बट अभी ना मैं एक बार वापस EBCL पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज EBCL एज अ सब्जेक्ट ना इट्स अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज अ सब्जेक्ट लाइक चैप्टर लाइक कॉम्पिटिशन लॉ है, देयर इज अ सब्जेक्ट टॉपिक लाइक फेमा है, FDI, ODI, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, एंड जो हमेशा से ना not only the student, I tell you, because I have been in industry for last 15-18 years, I've seen the practice side also. Lot of practicing professionals also not very comfortable towards the FEMA provisions, the FEMA practice. It's a very lucrative practice. I tell you बच्चों, FEMA and competition law की practice is very lucrative. IBC practice is growing very good. So what should be the approach of a student while the student is studying a topic like competition law, which I believe is a 25 marks chapter, mandatory आता है, तो उसके लिए क्या करने का? मेरे को तो सबसे पहले वही कर लेने का। फिर तो पहले तो पूरा कंपटीशन लॉ लास्ट अटेम्प्ट तक ऐसा था कि यही सब टॉपिक्स पूछते थे। ओके, प्रेडिक्टेबल था। और ये बार के हमारे अटेम्प्ट में पूरा घुमा दिया, पूरा सब जो हम नहीं करके जाते वही पूरा 25 मार्क्स स्ट्रेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट स्टडीड प्रॉपर्ली, ऐसा था वो। क्या बात है। और पूरा वो तो कुछ देखो नहीं देखो, कंपटीशन लॉ के लिए मॉड्यूल तो मैंडेटरी है, नहीं स्किप कर सकते। बच्चों समझा, कंपटीशन लॉ 25 मार्क का शॉर्ट शॉट आने वाला है, कुछ भी छोड़ो। इनफैक्ट EBCL पढ़ने का तो तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले कंपटीशन लॉ को घोल के पी जाओ,
एकदम उसका। पूरा मॉड्यूल। एंड उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सेक्शन 3 4 5 6 पढ़ लिया, अपने को पूरा बच्चे यही end करते तक हैं, पढ़ना एंड है। टू एंड पूरा पढ़ना है। ओके, एंड व्हाट शुड बी फॉर विद रिस्पेक्ट टू फेमा, फेमा को कैसे डील करने है? मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट फेमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्ड रेमिटेंस बोथ, आउटवर्ड रेमिटेंस। व्हाट शुड बी द सो अप्रोच? फॉरेन लॉज एज इन थोड़े सबको डिफिकल्ट लगते हैं, करेक्ट। बट की टू क्रैकिंग फॉरेन लॉज इज कि आप जितना रिविजन करोगे, एंड ऐसा कभी भी नहीं सोचना है फॉरेन लॉज डिफिकल्ट है। अगर Correct. आपने सोच लिया तो खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया, आप छोड़ दो फिर। करेक्ट। इससे बेटर है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो फॉरेन लॉज की तरफ, ग्रेजुअली यू डू इट, एंड रिवाइज करने से सब आ जाता है। अगर कुछ चीजें नहीं है तो नहीं आता नथिंग revision. इम्पॉसिबल, आई Yes, बिलीव। exactly. मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि बच्चों आप ना ये दिमाग में लाने छोड़ दो कि समथिंग इज इजी और डिफिकल्ट। Exactly. अगर आपसे पहले, बच्चों याद रखना, ये भी तो मैंने इसको भी बोला, सलोनी को भी बोला है कि अगर आपसे पहले किसी ने ये काम किया है ना, एनीथिंग, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि भगवान ने हम सब के अंदर इक्वल ताकत दी है। और अगर आपसे पहले किसी ने कोई काम नहीं किया है तब तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यू आर अ फर्स्ट मूवर। बी वेरी पॉजिटिव इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। योर माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क टू हर, दैट हाउ टू डील विद द माइंडसेट। बट फर्स्ट EBCL। सो एनीथिंग मोर यू वांट टू टॉक अबाउट EBCL एज अ सब्जेक्ट? यस, एंड देन पार्ट सी है, तो पार्ट सी के लिए पार्ट सी वो लोग ने बहुत एक्सटेंसिव बनाया है, बट Okay. इट इज़ ऑलवेज केस बेस्ड। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सब केस स्टडीज जो होते हैं उसका लिस्ट बहुत सारे नोट्स में मिल जाएगा, मिल जाएगा, तुम भी मिल जाएगा। बना सकते हो Yes, yes, modules yes. से। तो उसके लिए केस स्टडीज ही आते हैं। आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन होता है, इट इज़ आइदर केस स्टडीज और डिस्टिंग्विश। ओके, ऐसे केस स्टडीज इज ऑलवेज बेटर। अपना फॉर्मेट फॉलो करना है केस स्टडी का, गिवन फैक्ट्स, आपका प्रोविजन, कंक्लूजन। यही फॉर्मेट में मैंने पूरा 8 पेपर अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे भी केस स्टडीज आए हैं वहाँ पे। मतलब केस स्टडीज को, दैट इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, दैट हाउ टू स्ट्रक्चर द केस स्टडी एंड हाउ टू राइट द केस स्टडी। सो द फर्स्ट शुड बी द फैक्ट ऑफ द Given केस। facts. अच्छा, फैक्ट ऑफ द केस में कुछ एक्टिव टू पैसिव वो सब करने की जरूरत है? कुछ नहीं करना, आप एकदम शॉर्ट में भी लिख दोगे ना कि यहाँ पे एक्चुअली आपको पूछा क्या हुआ क्या है यहाँ पे। ओके, कि बायबैक पूछो, चलो बायबैक ऑफ दिस मनी शेयर, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आप यूज करने वाले हो आंसर में, उसको आप लिख दो गिवन फैक्ट्स में। एकदम शॉर्ट प्रिसाइज तरीके से। डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग एवरी सिंगल थिंग इन दैट। करेक्ट। फिर उसके बाद अपना प्रोविजन आता है, वो जो अपन जो लर्न करके आते हैं, बेयर एक्ट जैसे लिखते हैं, जितना याद है उतना पूरा लिख देना। और आपको पता होता है ना कि ये प्रोविजंस में इसमें यूज करेंगे हम, करेक्ट। तो वो पूरा लिख देना है। एंड देन कंक्लूजन में आप पूरा बताओ कि दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द प्रोविजंस, दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग द प्रोविजंस टू दोस फैक्ट्स। एंड दैट इज व्हाट द आंसर विल कम। Yes, exactly. That is how we structure the case studies. So case studies में how much practice you have done with respect to case studies? in all the subject, because I believe case study, बच्चों दिमाग से आप ये perception निकाल दीजिए case study सिर्फ company law में आएगा. In fact I believe I have seen, I was going through the paper, case study has been asked in almost every subject. Every subject, कोई subject छोड़ा ही नहीं है वो लोग ने अभी. हाँ, मतलब they are asking case study in not only in company law but in EBCL also, in SEBI also, in setting up also, in almost every subject basically. And all these, and EBCL में हमारे पेपर में तो numerical case study पूछ लिया था. मैं तो calculator भी नहीं लेके गई थी. बच्चों ये सीखने की चीज़ है. बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर लेके जाते हैं ओनली फॉर नंबर बेस्ड एंड सिक्योरिटी लॉ में. वो सोचते हैं GIGL में कैलकुलेटर क्या काम है, या कंपनी लॉ में क्या काम है, या EBCL में. तो लो केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड न्यूमेरिक बेस. अच्छा, तो क्या न्यूमेरिक बेस? इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस कैलकुलेशन. हाँ, हमको FDI का एक क्वेश्चन था कि आप कैलकुलेट करो, नंबर्स दिए थे, आप कैलकुलेट करो कि FDI का लिमिट 10% का लिमिट ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यू हैव टू डू अ प्रॉपर हाँ, कैलकुलेशन. you have to convert it from rupees to dollars and dollars to rupees. तो एक्सचेंज रेट दिए हुए थे वहाँ पे. हाँ, बट मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, तो I had to do it everything manually. So that have consumed more time basically. And it was chances भी होता है ना एरर के वहाँ पे. 100%. So that is again one of the very important input, जो practical input है basically, कि कैलकुलेटर अपने को हर सब्जेक्ट में कैरी करना है. Okay, चलो अभी मेरे को एक चीज बताओ, which I believe a lot of students makes a mistake, that they just read the things, they don't do writing practice, they don't emphasize on writing practice, which we at Provings are very particular. हम लोग तो आई टेल यू, कंपनी लॉ में तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि हम लोग ना चैप्टर में केस स्टडी बाद में नहीं कराते. हम लोग कैसे, वुमेन डायरेक्टर पढ़ाया मैंने तो उसकी सारे केस स्टडी करा दूंगा, 10 साल में जितनी केस स्टडी सब करा देंगे. ऐसा कम से कम 200-250 केस स्टडी करने के बाद, जो हम लोग क्लास में ही करते हैं, उसके बाद हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज़ वेयर वी सॉल्व अराउंड 25-30 केस स्टडी इन क्लास, कि बच्चों को कंफर्ट है. बट a lot of students generally miss on that part, and in all subject they don't do writing practice. So how far writing practice is crucial? Writing practice is
the key for me getting an all India rank. Is क्या what I can बात say. है, क्या बात है। मतलब आपने काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस किया है। मैंने गाइडलाइन आंसर्स लिए थे अपने जो पास्ट अटेम्प्ट से, लास्ट सिलेबस 19 में चेंज हुआ था, करेक्ट। वहाँ से लेके अभी तक जितने भी गाइडलाइन पेपर्स है सब 5 अपने थियोरी पेपर्स होते हैं, सबके मैंने रोज half an hour I used to sit, 2 answers I will write, Okay. I'll copy it, I'll try writing it myself, जैसा मुझे जमता है, जैसा मेरा मन है वो दिन, बट मैं लिखती थी। एंड जब हम वो लिखते हैं तो इट इज द मॉड्यूल लैंग्वेज ओनली, बट व्हेन यू एक्चुअली सिट एंड राइट, सो गाइडलाइन आंसर्स में देखेंगे तो मॉड्यूल ही कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट है, यस यस यस। बट व्हेन यू एक्चुअली राइट इट विद योर ओन हैंड, एंड वंस आई यूज्ड टू कॉपी इट देन आई राइट इट बाय माई सेल्फ, देखने के लिए कि मुझे कितना याद है, रिटेन हो रहा है इसमें से, तो दैट हेल्प मी रियली अ लॉट। क्योंकि जब मैंने टेस्ट पेपर्स लिखना स्टार्ट किया, फुल सिलेबस या हाफ सिलेबस जैसे भी, तो it was not very difficult for me to write them because I was already writing answers, and I Correct. started this 6 months before the examination. So मतलब अगर आज हम लोग we are in the month of August and the exam is in the month of December, the तो आज nearest, से ही start तो आज करें। से ही चालू कर आज देने से का। ही, definitely। बच्चों, ये एकदम गुरु मंत्र मैडम ने दिया है, आज से राइटिंग प्रैक्टिस चालू करिए। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया हो, कोई chapter भी is fine. टॉपिक पढ़ लिया हो, स्टार्ट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज ये सब जो हैबिट होती है ना राइटिंग प्रैक्टिस, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हो सकते। Gradual है। That will is a process and that needs time, and start doing the writing practice from day one. Clear? Okay. With respect to the past exam paper solving, have you done any past exam paper solving? इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस आंसर के क्या किए थे, प्रॉपर्ली लिख के किए थे? पास्ट एग्जाम पेपर्स तो मैंने पहले तो जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तभी मैंने सब का प्रिंट आउट्स ले लिया था, सब पेपर्स का। ओके। फिर जब भी अगर हमने एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर ने हमें ये सिखाया था कि जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो यू गो थ्रू ऑल द पेपर्स ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स, करेक्ट। उसके बाद जो आप लिख दो कि ये क्वेश्चन है ये चैप्टर में से, ये चैप्टर में से, ये चैप्टर में से, ये चैप्टर में से, इट विल टेक थोड़ा टाइम। आपको जब ब्रेक लेना तभी भी आप ये सब कर सकते हो। करेक्ट। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट चैप्टर, आपका एक चैप्टर हो गया, फिर आप उसके क्वेश्चंस देख लो, फिर आपके क्वेश्चंस देख लो, कुछ आपको नया लग रहा है, गाइडलाइन आंसर्स है ही अपने इंस्टीट्यूट ने दिए ही है, तो उसके साथ आपका पास्ट पेपर साथ साथ में ही रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा। एंड देन जो भी आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, कुछ नया है, अभी EBCL में फॉरेन लॉज में every time they come up with a new question. Correct. So you mark those questions, you make a list of them, कौन से questions है, and before the examination you go through those questions only for extra practice. If you have extra time. While you are Yes, doing the yes, writing practice. Yes. So मतलब राइटिंग प्रैक्टिस एंड पास एग्जाम पेपर्स की राइटिंग प्रैक्टिस तो वो करनी ही है, मतलब मंत्र है वो। मंत्र है। देखो मैडम ने गुरु मंत्र दे दिया है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू डू अ Case study प्रैक्टिस। का एक बार पैटर्न जम जाता है ना, you Correct. have the provisions in your mind, then you are able to solve it, there is no doubt. एंड बच्चे ना, मैंने सुना है कि ऐसे काफी बच्चे क्या करते हैं, कुछ केस स्टडीज ऐसे रटते हैं कि यार यही आएगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई बिलीव इफ अ प्रोविजंस आर क्लियर, सो बिकॉज Exactly. आई तो ऑलवेज से इन क्लास कि भाई एक ही सेक्शन पे 50 केस स्टडी बन सकती है। सो यू Concept शुड नो clarity द ही main है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द प्रोविजन। इफ यू नो द प्रोविजन, यू नो हाउ टू write the case study, then not Nothing a can problem. stop you. Nothing will stop you. Absolutely correct. So guys, I believe सलोनी ने अपना काफी अच्छा एक्सपीरियंस साझा किया आप लोग के साथ, but it's not the end. We have a lot of more questions to ask from her. So Saloni, as you said that module reading is very crucial. Writing practice is a key of success, as you said. केस स्टडीज करना ही है अपने को। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप सब्जेक्ट, आई बिलीव जैसा आपने EBCL में बोला कि कंपटीशन लॉ तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वैसा सेटिंग अप में कुछ है क्या? सेटिंग अप में वी हैव पार्ट C, उसमें Okay. 3 ही चैप्टर है, इतने इजी चैप्टर है, तीनों चैप्टर बहुत इजी है। और डोरमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, यही सब अपने एकदम सिंपल छोटे छोटे चैप्टर हैं, चैप्टर्स है, और 15 मार्क का शॉर्ट है। शॉर्ट 10-15 मार्क, तो उसमें से लाइक सेक्शन ही है, जैसे अपना कंपटीशन लॉ में सेक्शन है, करेक्ट सेक्शन ही है, आपको उसमें मॉड्यूल देखना ही है। बिकॉज ये बार भी जो हमें क्वेश्चंस आए थे ना, करेक्ट, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, चैप्टर के पीछे इतना छोटा मीनिंग लिखा था, डिफंक्ट कंपनी, एग्जाम में पूछ लिया डिफंक्ट कंपनी और इसके बीच में डोरमेंट और डिफंक्ट के बीच में, हाँ। करेक्ट। नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इनफैक्ट CA फाइनल में भी क्वेश्चन आता है कि डिफंक्ट एंड डोरमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है सर। एंड आई टेल यू बच्चों, वो 3 चैप्टर ही हैं
15 मार्क्स शॉर्ट आने वाला है। तो जैसे EBCL में आपका जो अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले कंपटीशन लॉ कंप्लीट करो, सेम तरीके से सेटिंग अप में अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले वो 3 चैप्टर कंप्लीट करो, 15 मार्क्स वहीं सेफ हो जाएगा आपका, और छोटे टॉपिक्स हैं। हाँ, और इजी भी है भाई। अच्छा, अभी मेरे को ना एक चीज़ बताओ सोनी, दैट से फॉर एग्जांपल इफ आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, ओके, मैंने मॉडल पढ़ लिया है एज यू सेड, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की, इंस्टीट्यूट के पीछे जो मॉडल के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, आई हैव चेक द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ऑल्सो, डू आई नीड टू प्रैक्टिस समथिंग मोर? क्या मेरे को कुछ और बुक्स लेने की जरूरत है, या हाउ टू मेक मोर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दैट? सो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट किया था, डेली राइटिंग प्रैक्टिस को छोड़ के भी जब मैंने एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मॉड्यूल के पीछे जो होते हैं अपने टेस्ट पेपर्स होते हैं, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से? डेफिनेटली 100% बहुत क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। वेरी नाइस। तो वो मैंने पहले तो स्टार्ट मैंने वहीं से किया था, दो द पैटर्न फॉर सम पेपर्स इज थोड़ा आउटडेटेड है, बट करना चाहिए वो, मतलब क्वेश्चन एक बार करना है वो तो मतलब बच्चों अपने को ना फॉर प्रैक्टिस पार्ट वी हैव टू प्रैक्टिस द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, वी हैव टू प्रैक्टिस कि चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं दैट इज समथिंग, एंड मॉडल के पीछे इंस्टीट्यूट हैव गिवन अ टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर behind every module, so you have to practice. This much practice is sufficient for yes, for theory papers yes, but for practical papers scanners buy karna I think is recommendable at least. But I believe scanner always cover only the past exam questions. No, it differs, अलग अलग पब्लिकेशंस वाले वो लोग खुद के भी क्वेश्चंस डालते हैं। अच्छा, तो वो मतलब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करो आपके पास, एंड सी प्रैक्टिकल, अभी अगर थियोरी के स्कैनर्स है ना, तो वो तो अपने पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है प्रोविजन, करेक्ट, बट प्रैक्टिकल के लिए सोल्यूशन चाहिए। अगर नहीं आया क्वेश्चन पेपर में से देख के, तो गाइडलाइन आंसर्स में तो सिर्फ एमसीक्यू का आंसर टिक किया हुआ है। अच्छा, तो उसमें डिटेल सॉल्यूशन? yes, there are several scanners available with solutions, with past paper examinations, with extra questions, वो सब सॉल्व करना है। एंड टैक्स के लिए तो जैसा आपने बोला है कि मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, उसके ऊपर से स्कैनर करना ही है। ओके, बच्चा लोग समझ रहे हैं ना आपको? The more you practice, better for you. Precisely that practice is the key. The exhaustive practice you do, जितनी ज़्यादा exhaustive practice करोगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे बैठोगे as all India ranker, करेक्ट ना? अच्छा, अभी बच्चे ना कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर आप अपने टाइम पे कितने आवर्स पढ़ाई करते थे, या आपसे बच्चे भी मिलते होंगे तो पूछते होंगे मैम कितने आवर्स पढ़ाई करें। इसमें मतलब पढ़ाई का मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल आवर्स, कैसे होना चाहिए, रिवीजन कितने आवर्स में प्लान होना चाहिए, व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर द सेम? सो माय अप्रोच वाज, मेरा ऐसा है कि अगर पढ़ाई, इट इज़ थोड़ा रॉन्ग ऑल्सो, आई बिलीव इट इज़ नॉट हेल्दी, बट माय अप्रोच वाज दैट कि पढ़ाई करके अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मतलब पढ़ाई ही करना, फोकस एकदम पढ़ाई करना है, बात तो एकदम सही है। घंटे निकालने हैं, जो मैंडेटरी है, खाना है, खाते वक्त भी पढ़ सकते हैं, खाने का, बुक रखने का, पढ़ाई करने का। बच्चा देखो, आई बिलीव ना ये जो चीज़ है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो मैं बच्चों में बोलता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मेरा आई हैव अ फ्रेंड अभिषेक, ही इज IIMS में है करंटली, ही इज वर्किंग इन कैलिफोर्निया। वो क्या पढ़ता था एक्चुअली, वो he done his CA and then IIMS से, and then he went to California. I done CAS and law. मेरे पढ़ने का अप्रोच क्या था कि मैंने ये रूम ले मेरे घर में जो सबसे छोटा रूम होगा, वहाँ जाके दीवार की तरफ मुंह करके मैं बस बैठ जाऊँगा, मेरे को कोई दिखना नहीं चाहिए सामने, एंड आई कैन स्टडी। कि मैं रात में 8 बजे बैठता था और सुबह 8 बजे उठता था, मैं 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता था, आज भी पढ़ सकता हूँ। अब मेरा फ्रेंड था, वो क्या करता था, वो 2-2.5 घंटे पढ़ता था, फिर उसको हाफ एन आवर का ब्रेक मिले। अगेन मेरा क्या है कि मेरे को ब्रेक चाहिए, 3-4 घंटे का ब्रेक चाहिए। सो पॉइंट क्या है ना, ये जो पार्ट है ना, ये पर्सन टू पर्सन होता है। But the point is that, see guys, you need not to follow what I say or what anyone or what Saloni AI2 say. I think that is what person to person match है. You need to understand where you are good into. Exactly. And you have to do the thing. बस एक चीज याद रखो, अगला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना नहीं, मैं तो बोलता हूँ अगला 1.5 साल, ये 1.5 साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। अब ये 1.5 साल आप कैसे एंजॉय करते हो? दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू कट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग।
एंड हैव टू बी कम्प्लीटली फोकस ऑन स्टडीज। याद रखना ये 1.5 साल आपका गेम चेंजर बनेगा लाइफ में। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपको सोशलाइजिंग करनी है, नवरात्रि में गरबा खेलना है। देखो कोई भी चीज़ खराब नहीं है, नो डाउट ऑन दैट थिंग, बट यू शुड नो योर प्रायोरिटी। आपने जितना पोर्शन सोचा है अगर उतना आपका पढ़ के हो गया है तो ही हम कुछ और करेंगे, नहीं तो हम पहले वो काम करेंगे। ये प्रायोरिटी दिमाग में क्लियर करो। क्लियर? गुड। अच्छा अभी तो अच्छा a lot of student ask me कि सर हमको एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए। आई थिंक आपसे भी पूछते होंगे मैम एक ग्रुप, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक ग्रुप दिया जाए या 2 ग्रुप दिया जाए? इनफैक्ट पहले मैंने प्लान किया था कि एक ही ग्रुप देना है, ओके, बट देन सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए कि आई हैड टू स्किप 1 अटेम्प्ट। सो उसके बाद 1 साल डालने के बाद एक ग्रुप में 2 कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ पॉइंट ही नहीं कोई है। मतलब नहीं And होता फिर मैंने सोच लिया कि दोनों ग्रुप ही देना है, रैंक निकालना है। करेक्ट। एंड आई टेल यू, आई रिमेंबर हम लोग मुलुंड में फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे। आई ऑलवेज इनसे सलोनी दोनों ग्रुप देना, यू आर अ रैंक मतलब तेरे को करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट बैड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, यू हैव टू गेट रैंक, बिकॉज रैंक जो है ना वो आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है बेसिकली। एंड और ये आपको ना वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना। सी व्हेन यू गो टू द कॉर्पोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम यू डोंट हैव एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, सो योर एकेडमिक ब्रिलियंस is going to be your marketing tool precisely. Definitely. That is how why company will take you, and what the other is something that you should have extra, and your extra is going to be your academic brilliance, which so far is going absolutely fabulous, and that have to be maintained. हमने CSET टॉप किया है, हमने एग्जीक्यूटिव सेकंड रैंक आया है, अब अपने को प्रोफेशनल में AIR 1 चाहिए, उससे नीचे तो नहीं चलेगा। क्लियर? अच्छा अब यू नो मेरे को एक चीज़ और बताओ, आई मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑन अ डेली बेसिस, आई फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग एन एबिलिटी, मतलब मेरे को दिखता है इन बच्चों में, मैं तो इनफैक्ट क्लास में बोलता हूँ भाई तुम्हारे अंदर ताकत है, यू आर रैंक मतलब पढ़ोगे तो 100% आ सकता है। बट काफ़ी बच्चे ना वो 9 दिन का जो प्रेशर होता है ना, 8 दिन का जो प्रेशर है वो उसको कैसे हैंडल करने का, मतलब बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो रात भर जाके पहले 1-2 पेपर पढ़ लेंगे एंड देन दे सिंपली ड्रेन आउट हो जाता है, वो 8 दिन कैसे हैंडल करना चाहिए? सर वो तो मैंने आपसे ही पूछा था स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, तो आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में बहुत घंटे पढ़ते हैं, तो बिफोर द एग्ज़ाम्स 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम्स आई ऑल्सो टुक 1 मॉक सीरीज, पूरा अपना प्रोविंस का ही था पूरा, एक 1 by 1 आफ्टर द अदर। तो वहाँ पे मैंने वही किया था कि 3-4 दिन मैंने पूरा रात जाके 2-2 घंटा सो के मैंने सब लिखा था। बाय द टाइम आई रीच पेपर 8 FSM, आई वाज लाइक खत्म करो, कुछ भी आंसर टिक करो लेकिन जाना है यहाँ से, बस हो गया। आई टेल यू, पेपर 8 तक आप ड्रेन आउट हुए, बच्चे पेपर 5 तक ही ड्रेन आउट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों आई टेल यू हेल्थ इज वेरी क्रूशियल, मतलब वो जो लास्ट 10 दिन है ना उसमें ना ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप सोओगे ही नहीं। प्लीज़ जितना अपने को ड्रेन आउट करना है, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है, पहले करो। लास्ट हफ्ता 10 दिन पहले ना यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, बिकॉज लास्ट मिनट कोलैप्स नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज योर हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग। सो अप्रोच क्या, मतलब उस समय भी एग्जाम के टाइम में भी अपने को 4-5 आवर्स की स्लीप लेनी है। मैंने 5 आवर्स जो मुझे पेपर इजी लगते थे वहाँ तो मैं 6 घंटे भी सोई हूँ। ओके। एंड बाकी मैं 5 आवर्स तो मैंडेटरी सोई ही हूँ, बट कुछ पेपर्स के लिए थोड़ा मुझे लगता था ऊपर नीचे है, वो जैसे तो मतलब SBC था तो आई स्लेप्ट 3 to 4 आवर्स। बट जब पेपर लिखते थे तो वो होता है रियलाइज कि इतना कम नहीं सोना चाहिए था, बिकॉज ऐसे नींद आ जाता है, डेजीनेस आ जाता है, पढ़ते नींद आ जाता है, ऐसा हो जाता है, वो फोकस पूरा नहीं आता 100% नहीं दे पाते फिर। सो this is and I tell you at such a young age if a person is getting AIR, but that does not mean that इससे भी कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस हुआ ही है। सो उन गलतियों से अपने को सीखना है, तो ही तो हम AIR 1 लाएंगे प्रोफेशनल में। सी आपको अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली इन द लास्ट के 2 महीने होते हैं, इन द लास्ट मंथ जो होते हैं, करेक्ट, उसमें खाना पीना घर का ही रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। ये सब लाइट फूड रखना है। मैंने अपना फूड इनटेक भी कम कर दिया था लास्ट में, बिकॉज आई हैड अदर हेल्थ इश्यूज, बिकॉज एक्सरसाइज कुछ होता नहीं है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो वो सब कुछ फैक्टर इन करना है, तभी आगे जा सकते हैं। करेक्ट। अच्छा अभी एक चीज़ बताओ, कई बार जब आप पढ़ते होंगे ना तो आपको ना ऐसे बड़ी निगेटिव थॉट आते होंगे यार कि नहीं होएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको ऐसे सराउंडिंग मिलते होंगे जो बोलते होंगे यार 5% पासिंग रिजल्ट है, कहाँ होने वाला है।
how to deal with the mindset precisely, because I always believe that the positivity and negativity is all in your mind. Your mind is so strong that if you believe that you can do, then you can definitely do that thing, and if you believe that यार नहीं होएगा तो नहीं होएगा. तो कैसे अपने को पॉजिटिव रखना है थ्रू आउट दिस जर्नी, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे डेफिनेटली. हाउ टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? So my strategy is also a bit different. I don't talk with people whom I find negative. And while I was preparing, मैंने सबसे डिस्टेंस बना लिया था. मैं किसी के साथ कुछ भी बात नहीं करती थी. मैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी सिर्फ काम से काम बात करती थी. बाकी वो सब बोलते थे कहाँ गई हमारी बेटी. करेक्ट. ऐसा था. सिर्फ मैं अपनी एक दोस्त थी उसके ही साथ बात करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट मी. सो इफ यू हैव सच पीपल हु आर मोटिवेटिंग यू, प्लीज टॉक विद देम डेली. करेक्ट. यू कैन, अगर आप 15 मिनट्स ब्रेक ले रहे हो, आप उनके साथ बात करो, आपका भी मन हल्का हो जाता है. पॉजिटिविटी आती है बेसिकली. नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली. सी आई टेल यू, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है, हम कर सकते हैं. एंड जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो आपको इतना नेगेटिव बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी ले लेते हैं, आपकी पॉजिटिविटी खींच लेते हैं. मतलब मैंने तो बहुत ही क्लोजली इस चीज को फील भी किया है. यू नीड टू सराउंडेड विद पॉजिटिव पर्सन. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बच्चों. आप कर सकते हो और आप डेफिनेटली कर सकते हो. आपको कोई एक एहसास कराने वाला होना चाहिए कि ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइंडसेट हैव टू बी वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट. कहीं भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे से नहीं हो रहा है. थॉट्स आते हैं नेचुरली, बट एट दैट सेम टाइम यू हैव टू हैव दैट बिलीफ. एंड व्हाट आई यूज्ड वाज, हमें अपनी एक फैकल्टी है तेजस सर ने, उन्होंने हमें क्लास में ही बताया था कि आपको जब लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो यू इमेजिन यू गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक and you are inviting your parent to the stage to take that medal. क्या बात है. And that is the vision I used to get where I am today. तो मतलब आप उसको विजुअलाइज करते थे. Definitely. थैंक यू सो मच तेजस सर. आप ही इज करेंटली एट बड़ौदा राइट नाउ. So positivity is very important. You need to have someone of that person in your life, and if you cannot, तो keep yourself positive. That is खुद से पॉजिटिविटी लाओ. ऐसे भी दूसरों से मोटिवेशन लेंगे, वो उधार का ही मोटिवेशन है. करेक्ट. 2 दिन चलेगा, फिर हम यहीं के वही है वापस. आपको पॉजिटिविटी अंदर से ही लानी पड़ेगी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड अच्छा, अभी मेरे को एक आई नो अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव टेकन ऑफ योर्स. सी 5% रिजल्ट आया है, तो अराउंड 95% बच्चे तो फेल हुए हैं. What is your message to them who could not clear despite of putting their hard work? See, सारे बच्चे जो फेल हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा. 100% पढ़ा होगा. There are some shortcomings which they have, or some mistakes which they have made. But what is your message to them? My message to them would only be कि नेगेटिव नहीं सोचना है. Correct. जो भी रिजल्ट आया है उसे एक्सेप्ट करना है. एंड अगर आपके आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गए, जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम. खुद में बिलीफ रखना है कि हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे. एंड अगर आपको ऐसा बोला कि इतने साल डाल रहे हो पढ़ाई करने में, तो सर वो तो काम आने ही वाला है ना. वेरी ट्रू. उल्टे का, if you are studying something over and over again, you are strengthening those provisions in your mind, and that helps you when you go ahead. Absolutely correct. See, देखो, एक एग्जाम क्लियर करने से ना आपकी सक्सेस गारंटीड नहीं होती. Definitely. सक्सेस गारंटी होती है आपके साउंड फंडामेंटल से. दो इन अ CS or in a profession where we are, you need to get the degree, which is very important. But just because you could not clear one exam, that does not mean that you don't have a talent. Exactly. सक्सेस आपके एग्जाम के आउटकम पे या आपका पोटेंशियल आपके एग्जाम के आउटकम पे बेस्ड नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, हमको सक्सेसफुल होना है, हमको एग्जाम क्लियर करना है, और इसीलिए प्रोविंग्स इज कमिंग आउट विद यकीन सीरीज. एंड व्हाई इट इज यकीन? क्योंकि मेरे को आप पे यकीन है कि आप कर सकते हैं, और आपको अगर आपका यकीन टूट गया है ना, तो वो वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है as Provings. So we are coming out with a Yaqeen series for all those students who could not clear in this attempt, and the detail of the Yaqeen series is going to come very soon. Stay connected to us, and that is where you have to be very positive. So Saloni, I know that you have already answered this part, but एक last question जो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि one group or two group, what is your final take on the same?
आई थिंक कि हम जब ये सोचते हैं कि एक ग्रुप देना है तो वो हम अपने आप को कंफर्ट दे रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, अपने आप को इतना दिलासा देने की आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस डिजर्व सो मच कंफर्ट True. कि एक एक ग्रुप करके हो जाता है, कुछ लोग का हो जाता है, मैं ना नहीं बोलूँगी, बट इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है? करेक्ट। एज आई हैव हर्ड समवन एल्स सेइंग कि जितना टाइम आप, जितना अटेम्प्ट आप वेस्ट करते हो, नहीं इसको वेस्ट करना ही बोलते हैं True. प्रॉपरली। अगर आपने अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ तो वो अलग बात है, अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो आप तो Correct. यू आर वेस्टिंग, यू आर लूजिंग 6 months का सैलरी। Absolutely, absolutely. देखो, you're not only losing your 6 months time, you're losing 6 months salary. Salary, it is monetary. And I believe that देखो आप अगर आप मान लो एग्जाम देते हो, ठीक है, मैक्सिमम क्या ही होगा, नहीं होगा क्लियर, नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस तो मिलेगा, एंड यू नेवर नो इफ फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड, यू मे क्लियर ऑल्सो। सो कंफर्ट से बाहर आइए। देखो एक चीज बच्चों, सक्सेस लाइज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जितने भी बड़े लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ना, जितने भी बड़े एंटरप्रेनर्स बने हैं, वो सब कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। क्लियर? सो एट लास्ट थैंक यू सो मच सलोनी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस बच्चों के संग शेयर किया, एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स हैव बीन highly motivated after watching this entire session of yours. and इसके बाद भी बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आपके मन में आए, please drop your question on the comment box and we'll get back to you. So thank you so much Saloni, welcome. Thank you for the opportunity, thank sir. you so much for coming, and thank you so much everyone. All the best to all of you and God bless you. Bye bye.